नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना हम कृषि जगत से जुड़े नए विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके पास जो भी सवाल हैं उन विषयों से संबंधित उनके जवाब आप तक पहुंच सके। तो आज के कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, आइए सबसे पहले तो आपको इसी के बारे में जानकारी दे देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषय रहने वाले हैं चना एवं मसूर फसल की देखभाल, और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं रबी फसलों में कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में। दोनों ही बहुत ही अच्छे विषय हैं और समय के अनुकूल हैं। तो किस तरह से आप इन रबी फसलों में कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। चना और मसूर की अगर आप खेती कर रहे हैं तो देखभाल आपको कैसे करनी है। कोई सवाल है आपके मन में, कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर NC त्रिपाठी उपस्थित हैं। बता दें आपको ये प्रोफेसर और हेड हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर PK साहू उपस्थित हैं। बता दें आपको ये प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें यहाँ पर कॉल लगाएं, नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें। साथ ही जब भी आपका कॉल कनेक्ट होता है आप हमसे फोन पर बात कीजिए, टीवी पर अपनी आवाज सुनने की कोशिश मत कीजिए। उससे क्या होता है, हम आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर यहाँ नहीं सुन पाते हैं, जिसके चलते सवाल सही तरह से सुनाई नहीं देता, जवाब आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कॉल्स मिलाना शुरू कर दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ हम भी यहां पर हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। चना और मसूर की देखभाल के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं उनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो यहां पर डॉक्टर त्रिपाठी का रुख करना चाहूंगी। चना और मसूर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, हमारे किसान जो हैं अच्छे स्तर पर इसकी खेती करते हैं। इस समय की बात करें, सबसे पहले मैं चने का जिक्र करना चाहूंगी। हमारे किसान कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि सर्दी जो है बढ़ती जा रही है। इस समय जैसे कि चना और मसूर दोनों हमारे रबी की मुख्य दलहनी फसल हैं और हमारे शाकाहारी समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो किसान भाइयों की जैसे कि बुआई कर चुके हैं और लगभग 50 दिन कहीं हो जा रहा है, कहीं 45 दिन की फसल हो रही है जी। तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि जो उसमें आवश्यकता है, पहली बात तो हमको कुछ खरपतवारों की भी समस्या आती है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। सिंचाई भी करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद कुछ कीड़े और बीमारियों से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में भी उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो खरपतवारों का नियंत्रण करना है इस समय। कीट और बीमारियां आपकी फसल की बढ़वार को प्रभावित कर सकती हैं। इनके बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ आपको जागरूक जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। खेतों में इस समय जो रबी फसलें लगी हुई हैं, उन्हें खास देखभाल की जरूरत है। तापमान में गिरावट के साथ फसलों में कीट व रोग लगने की आशंका भी बढ़ जाती है। चना फसल की बात करें तो समय रहते रोगों की पहचान करें। झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 किलोग्राम जिंक मैंगनीज कार्बामेंट को 1000 लीटर पानी में घोलकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में फूल आते समय यानी बुआई के करीब 50 दिनों बाद एक सिंचाई लगाएं। फली छेदक की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 750 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। मसूर की फसल में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन भरपूर पैदावार के लिए 1 या 2 सिंचाई फूल आते समय बुआई के 40 से 45 दिन बाद करें। फसल में माहू का प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 0.03% का छिड़काव करें। साथ ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, हमारी जो चर्चा है चने और मसूर की देखभाल के संदर्भ में, उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा जो अगला विषय है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर साहू उपस्थित है हमारे साथ। डॉक्टर साहू,
कृषि यंत्र अब बहुत अपनी अच्छी जगह बना रहे हैं कृषि जगत की। अगर हम बात करते हैं रबी फसलों की बात करें तो कृषि यंत्रों का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है या फिर कहें कि कितना लाभकारी साबित होता है हमारे किसानों के लिए? किसान भाइयों, आपकी खरीफ क्रॉप की कटाई होने के बाद रबी क्रॉप की बुवाई के समय बहुत कम मिलता है जी। इसीलिए जो समय पर बुवाई करने के लिए आपकी कृषि यंत्र की बहुत आवश्यकता रहती है जी। कई बार जो हम संरक्षित खेती की बात करते हैं उसमें भी आपकी यंत्र की आवश्यकता है और कृषि यंत्र का कितना फायदा है उसके बारे में जानकारी तो आप सभी लोगों को होगा। बिल्कुल। और रही कौन सी यंत्र की आवश्यकता है, आप अगर हमें बता देंगे कौन सी खेती आप करना चाहते हैं, क्योंकि रबी में तो ज्यादातर इस उत्तरी भारत में ज्यादातर गेहूं की ही खेती होती है और दलहनी की अभी जब बात चर्चा हो रही थी, दलहनी की भी खेती होती है। उसके लिए आपके पास सीड-ड्रिल की आवश्यकता है, सीड-ड्रिल भी होगी आप लोगों के पास। थोड़ी सी चेंज करके परिवर्तन करके आप जो मल्टी क्रॉप सीडर जो है, सीड-ड्रिल है, उसी में ये सब बुवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कई तरह के यंत्र यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे किसानों के काम को आसान बनाने के लिए। तो जैसा हमारे विशेषज्ञ ने जिक्र किया कि खरीफ के बाद जब आती है हमारी रबी फसलों की बुआई की तो समय काफी कम रहता है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर कृषि यंत्रों का उपयोग कर लेंगे तो वो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। हर एक फसल के लिए अलग अलग कृषि यंत्र यहाँ पर तैयार किए गए हैं जिनके बारे में विशेषज्ञ से हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। खेती को सहूलियत भरा बनाने के लिए तरह तरह के कृषि उपकरण उपलब्ध हैं, जो फसल के पहले चरण यानी बुआई से लेकर भंडारण तक में काम आते हैं। खेत की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों में मिट्टी पलटने वाला हल, कल्टीवेटर, तवेदार हैरो, रोटावेटर, पावर टिलर, ट्रैक्टर चालित नाली व मेड़ बनाने की मशीन मुख्य है। इसके अलावा बुआई के समय कतारों की निश्चित दूरी और गहराई के लिए सीड कम फर्टी ड्रिल यंत्र, धान की कटाई के बाद गेहूं की सीधी बिजाई के लिए जीरो ड्रिल, वहीं एक ही बार में जुताई और बुआई के काम को करने के लिए ट्रैक्टर चालित रोटा टिल ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं। फसल में निराई गुड़ाई के लिए किसान हैंड हो, व्हील हो यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जहां मजदूरों की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं समय की भी काफी बचत हो सकेगी। इस समय खेतों में लगी रबी फसलें फरवरी-मार्च तक पककर तैयार हो जाती हैं। गेहूं की कटाई के लिए सबसे ज्यादा कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कटाई, मड़ाई, उसाई सब एक क्रम में एक बार में ही करके साफ दाना उपलब्ध हो जाता है। इस मशीन को कस्टम सर्विस द्वारा किराए पर भी लिया जा सकता है। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर त्रिपाठी का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर त्रिपाठी, चने के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी हो जाता है, अन्यथा बढ़वार में काफी व्याधियां आ जाती हैं। तो ऐसे में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए? देखिए, जैसे चने की बुआई हो चुकी है जी, और कहीं कहीं फसल 30 दिन की भी है और कहीं जो है 45-50 दिन की हो रही है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अगर उनकी फसल अभी अर्ली स्टेज में है तो 30 दिन की जो सिंचाई खरपतवार नियंत्रण की क्रिया है, क्योंकि अब दवा इसमें नहीं डाल सकते हैं और इसके लिए हम खुरपी से या किसी भी उससे जो निराई गुड़ाई कर लें। और उसके बाद अगर जिन किसान भाइयों की फसल 45-50 दिन की हो रही है उसमें भी जो दूसरी निराई गुड़ाई वो कर लें। तो इसलिए इस चने में 2 बार अगर हम निराई गुड़ाई कर लेते हैं तो इससे हमारा करीब जो खरपतवार निकल जाते हैं और इससे हमारे उत्पादन की बढ़ोतरी होती है। और अगर हम मसूर की बात करें तो उसमें क्या सलाह है? मसूर की भी बुआई थोड़ा सा देर तक होती है। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी मसूर की बुआई की जाती है। तो इसलिए इसमें भी जो अगर 25-30 दिन की जो फसल हो रही है उसमें एक पहली निराई कर लें और जिन किसान भाइयों ने जो शुरू में बोया होगा उसमें दूसरी निराई की भी इसमें भी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो इस समय की अगर हम बात करें तो दवाओं का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है, हाथों से ही निराई गुड़ाई करना सही रहेगा यहाँ पर किसानों के लिए। जी
बिल्कुल। तो देखिए, अच्छी सलाह है कि अगर आप किसी भी खरपतवारी नाशी का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना सोचिए, आपकी फसल के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। हाथों से ही निराई गुड़ाई करेंगे तो सही रहेगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर डॉक्टर साहू से मैं जानकारी लेना चाहूंगी, जैसे निराई गुड़ाई की यहाँ पर बात हो रही है, खरपतवार नियंत्रण की यहाँ पर बात हो रही है, इसके लिए कोई कृषि यंत्र है? बहुत ही अच्छा सवाल है। निराई गुड़ाई के लिए जो कीटनाशक इस्तेमाल करना वो तो ठीक नहीं है जी, क्योंकि आप अगर निराई गुड़ाई, जैसे हमारे पास जो है छोटे छोटे यंत्र है, छोटे छोटे यंत्र में जो खुरपी कहते हैं, वो खुरपी से अगर करेंगे उसमें दो तरीके का फायदा होगा जी। एक तो उसमें जो एयरेशन हम कहते हैं, थोड़ा सा उसमें हवा भी चली जाएगी और उसका जो रूट सिस्टम है वो मजबूत होगी जी। और वो जो खुरपी है, खुरपी में पूसा संस्थान ने एक पूसा खुरपी निकाला है। वो पूसा खुरपी में एक है तो थोड़ा सा हैंडल जो है थोड़ा सा ऊपर है, जैसे आपकी छिलने का डर नहीं रहेगा जी। जैसे निराई गुड़ाई करने के टाइम में वो खुरपी से छिल जाती है, हाथ छिल जाती है, वो हाथ नहीं छिलेगा, थोड़ा सा उसका हैंडल ऊपर है जी। और साथ में एक तरफ से थोड़ा सा दरांती जैसे बनाया गया है। वो दरांती से अगर कोई मोटी वाली आपकी आ गई जो खरपतवार, उसको काटने के भी फायदा होगा। तो ऐसे छोटे छोटे यंत्र है जिसकी मदद से आप निराई गुड़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं जी। हाँ, उसके अंदर अगर लाइन में आपकी बुवाई है तो उसके अंदर छोटे छोटे मशीन भी चल सकती है, जैसे आपकी पावर टिलर के इस्तेमाल से छोटे मशीन भी जो निराई गुड़ाई के लिए चल सकती है, जिसको हम वीडर कहते हैं। नहीं है तो एक खड़े होकर भी कुछ जो निराई गुड़ाई के लिए कुछ वीडर है, उसको खड़े होकर के आराम से किया जा सकता है, क्योंकि बैठ करके करने में थोड़ा सा किसान भाइयों को तकलीफ होती है, इसीलिए खड़े होकर भी वो वीडर भी जो है फिंगर वीडर हम कहते हैं उसको, जो हाथ में पंजा जैसे है, वो पंजा जैसे है, खड़े होकर के उसको करने से वो आसान काम होती है। नहीं तो आपकी जो स्वयं चालित वीडर जो है, स्वयं चालित मतलब उसमें इंजन, छोटी सी इंजन लगी रहती है, पर उसके लिए आपकी लाइन में बुवाई की आवश्यकता है जी। कोई भी आगे यंत्रीकरण अगर आपको करना है, पहले तो चीज है आपको लाइन में बुवाई करनी पड़ेगी। तो लाइन में जिसकी बुवाई है उसके लिए छोटे छोटे यंत्र के भी काम किया जा सकता है, और अगर किसी के ट्रैक्टर के जाने की रास्ता है उसमें भी ट्रैक्टर के साथ भी वीडर लगा के आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। पर निराई गुड़ाई हम यही कह रहे हैं, कीटनाशक की इस्तेमाल ना करके निराई गुड़ाई अगर यंत्रीकरण से अगर आप करेंगे उसमें आपको दोहरी फायदा होगी। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों की यही सलाह आ रही है कि आप फसलों में खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि कृषि यंत्र जो आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं उनका उपयोग करके निराई गुड़ाई से उसे नष्ट करेंगे, उसका नाश करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। दोहरा फायदा हो सकता है क्योंकि मिट्टी में भी हवा जाने का यहाँ पर रास्ता बनेगा, इससे आपकी फसल की बढ़वार में ही फायदा आपको मिलने वाला है। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, चने और मसूर के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर त्रिपाठी से। खरपतवारों का नाश करना तो बहुत जरूरी है इस समय। डॉक्टर त्रिपाठी, अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं 40-45 दिन की फसल हुई है, तो इस समय क्या ये जरूरी है या फिर थोड़ा समय टाल सकते हैं? देखिए, जैसे कि हमारी जो दलहनी फसल है, इसमें जो पोषक तत्वों की जहाँ तक बात है, शुरू में बुआई के समय ही बेसल डोज में ही हमको देना रहता है। लेकिन ये है कि अगर हमारी जो देर से थोड़ी बुआई किया है उसमें ग्रोथ हमारा कम हो रहा है, तो उसके लिए हम कुछ जो हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी आ गए हैं, जैसे कि हमारा 19-19-19 है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का, उसका हम 2-2.5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से और 250 लीटर पानी में घोल बना करके हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर जो है थोड़ा सा वानस्पतिक वृद्धि हमारी कम है तो उसको हम जो है बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, अन्यथा हमें किसी अन्य पोषक तत्व की जरूरत नहीं है। इसमें अभी कोई अब ऊपर से, जैसे कि हमारे दलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है ऊपर से डालने की, तो इसलिए आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल। तो अगर बढ़वार करनी है
देर से बुआई की है तो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं इन पोषक तत्वों का, अन्यथा इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखिए, चना और मसूर में देखभाल बहुत जरूरी है और अगर आप कृषि यंत्रों का उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपके लिए ही दोहरा फायदा हो जाता है। किस तरह से ये संभव हो सकता है और बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बनी रखिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं चने और मसूर की देखभाल के बारे में और रबी फसलों में कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में, आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। एक और जरिया आपको बता देते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप अभी हमें ईमेल कीजिए और हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। ईमेल आईडी आपको बता देते हैं hellokisan2015@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है। अभी आप ईमेल करेंगे, हम तुरंत उसे कार्यक्रम में शामिल करेंगे, आपकी समस्या का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल एक बार ईमेल आईडी मैं दोबारा आपको बता देती हूं, अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और हमारे टोल फ्री नंबर तो आपको पता ही है 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री नंबर है। ईमेल आईडी हमने आपको बता दी है। आप शुरू हो जाइए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और हम आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर साहू का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर साहू, आपने बताया कि हर फसल के लिए यहाँ पर एक मशीन तैयार की गई है ताकि हमारे किसानों का जो काम है वो आसान हो सके। खरपतवारों के लिए आपने बहुत अच्छी यहाँ पर मशीनों का जिक्र किया है। बुआई का समय तो निकल गया, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आप बुआई के लिए भी मशीनों का यहाँ पर जानकारी जो है साझा करें हमारे किसानों से, ताकि आगे आने वाले समय में वो उनके लिए लाभकारी हो सके। बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे आपकी बुवाई के लिए मैं गेहूं के बारे में पहले बताना चाहूँगा, बाकी उसके बाद दूसरे जो क्रॉप है उसके बारे में बताऊँगा। गेहूं के जैसे आपकी धान की जो पराली वगैरह के वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं जी। और पराली को इसीलिए किसान जलाते जा रहे हैं, जो कि हम बार बार कई प्रोग्राम में यही कहते रहते हैं, पराली मत जलाइएगा, पराली से बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। इसीलिए पराली ना जला के अगर उसको मिट्टी के साथ मिला दिया जाए उसमें बहुत ही अच्छा खाद तैयार होगा। और उसके लिए भी, क्योंकि कभी कभार ये कहते हैं जब तक आपकी कंबाइन हार्वेस्टर, जो पहले दिखाया गया था प्रोग्राम में, कंबाइन हार्वेस्टर से आपको किसानों को कितना फायदा हो रहा है, वो कंबाइन हार्वेस्टर के वजह से ये पराली के जो समस्या है ये हो रहा है। पर हम आपको एक चीज बता दें, जब तक कंबाइन हार्वेस्टर नहीं था उसी टाइम तक आपकी इतने एरिया जो है आप उसमें खेती नहीं कर पाते थे। तो कंबाइन हार्वेस्टर के वजह से ये फायदा तो हुआ है। हाँ, कुछ जो समस्या है, पराली बहुत ज्यादा हो गया है, उसको कम समय में उसको निकाला नहीं जा रहा है और आगे जब तक पराली नहीं निकालते आप बुवाई नहीं कर पाते। इसी के वजह से किसान भाई जो है उसको सबसे आसान जो तरीका है उसमें आग लगा देते हैं। इसीलिए सरकार भी चिंतित है, वैज्ञानिक भी चिंतित है, कई तरीका भी निकाला गया है। अभी पराली को गला करके उसमें खाद बनाया जाए और साथ साथ उसमें बुवाई किया जाए। कई यंत्र जो पहले दिखाया गया, एक जीरो ड्रिल की बात किया जा रहा था, एक हापी सीडर की बात किया जा रहा था,
साथ साथ अभी हमारे पूसा संस्थान में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, उसमें हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे ऐसे मशीन भी बनाया गया है जिसमें आपकी जो फफूंदी का जो घोल है, जो आपको पराली को गलाने में आसानी से हो जाती है, वो फफूंदी का घोल भी डाले, साथ में आपकी पराली को काट के छोटे छोटे करके वो मिट्टी के साथ मिलाए और साथ में बुवाई भी कर दे। पर ये जो परीक्षण है अभी चल रहा है और बहुत जल्दी उसका नतीजा निकलेगा और एक दो महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये सीजन भी हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, जब तक हम टेस्ट में पूरे तरह संतुष्ट नहीं हैं हम उसके बारे में नहीं कहेंगे। पर अभी जो है पराली को गलाने के लिए जैसे फफूंदी का जो घोल है, पिछले साल आपकी दिल्ली के आसपास कई सारी खेत में आपकी फफूंदी का घोल जो है छिड़काव किया गया है। दिल्ली सरकार ने भी मदद किया है। दिल्ली सरकार और IRI पूसा संस्थान मिलके वो फफूंदी का घोल करके उसको मिट्टी के साथ मिलाया गया, जिसमें ये रोटावेटर वगैरह जो दिखाया जा रहा है, रोटावेटर और साथ में MB प्लाव, ये सब का इस्तेमाल किया गया। इस साल भी पंजाब और हरियाणा में एक जो कंपनी है UPPCL करके एक कंपनी है, उन्होंने इसको बेड़ा उठाया है और पूसा संस्थान उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सब किया जा रहा है और साथ में हम कोशिश यही कर रहे हैं, अगर अगले साल तक एक मशीन जो आ जाए, साथ में वो घोल भी डाले और मिट्टी के साथ जो कटा हुआ पराली वो मिलाए और साथ में बुवाई भी कर दे। अगर ये हो जाएगा, किसान भाइयों के लिए बहुत मदद हो जाएगी। जो ये समस्या है पराली जलाने की, जिससे प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खत्म होती है, तो देखिए बहुत ही अच्छा विकल्प यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आप भी इस ओर बढ़ सकते हैं। जैसे ही ये ट्रायल्स पास कर लेगा, हमारे किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक अन्य यंत्र तो हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं पराली प्रबंधन करने के लिए। जलाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, जलाने से कोई समस्या हल नहीं होती है, बल्कि और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में आप पराली को जलाएं ना, उसका खेत में ही प्रबंधन करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको बता दें, इस वक्त एक ईमेल हमारे पास आ गई है। ईमेल आईडी बता देती हूं, फिर ईमेल को मैं शामिल करूंगी। ईमेल आईडी हमारी hellokisan2015@gmail.com। इस पे आप ईमेल कीजिए। हमारे किसान भाइयों बहनों ने, यानी कि दर्शकों ने ईमेल्स इस पर करना शुरू कर दिया है, जिसे अब मैं शामिल कर रही हूं। इसे भेजा है राजस्थान से रामचरण जी ने, और डॉक्टर साहू ये आपके लिए है। उन्होंने लिखा है कि मशीनें जो हैं बहुत महंगी पड़ती हैं, कहां से लें हम? क्या कोई सरकारी मदद हमें मिलेगी? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल है हमारे किसान भाई का। बहुत ही अच्छा सवाल है किसान भाई, और आपका यही है, मशीन अगर आप खरीद नहीं सकते तो उसके लिए जो आपकी कस्टम हायरिंग सेंटर, वो कई सारे जिला में उपलब्ध है। और साथ में हम आपको बता दें, गाड़ी चढ़ने के लिए आपको गाड़ी की खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आजकल ओला उबेर जैसे चल रहा है, ऐसे हम जो कस्टम हायरिंग सेंटर को ओला टाइप का हो सकता है, उसमें आपको सिर्फ फोन करना है, वहां से आपके लिए मशीन आ जाएगी और मशीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मशीन आपको चाहिए। और कई जगह पर ये हो गया है, ये सिर्फ दिल्ली और आसपास नहीं है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी हो गया है। अगर आपकी वहां जो कृषि अधिकारी है उनसे जरा मिलेंगे, वो आपको बता देंगे कहां। मैं मानता हूं, क्योंकि यंत्र जो है वो महंगी है, तो जो यंत्र महंगी है वो कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कस्टम हायरिंग सेंटर जगह जगह पर उपलब्ध हैं, आप वहां पर फोन कीजिए, आपके पास मशीन उपलब्ध हो जाएगी, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर वापस लौटा सकते हैं उसे। उसके लिए क्या कोई रेंट भी देना होता है यहाँ पर डॉक्टर साहू? बिल्कुल, आपकी हर कस्टम हायरिंग सेंटर ने उन्होंने निर्धारित कर रखे होंगे, क्योंकि देखिए हर जगह के लिए एक ही जैसा रेट तो नहीं हो सकता, ये क्षेत्रवार होता है। हाँ, वो क्षेत्र के हिसाब से वो रेंट जो है तय कर रखे होंगे। बिल्कुल। और उसमें कई तरीके का मॉडल भी आजकल उपलब्ध हो गया है। जैसे हम एक को कहते हैं लाइब्रेरी मॉडल। लाइब्रेरी में जैसे आप किताब लेते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद वापस कर देते हैं। ऐसे अगर किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है, उनको सिर्फ मशीन चाहिए, वो कस्टम हायरिंग सेंटर जाके वो मशीन को जोत के ले आएंगे और उसमें जो भी काम कराना है वो करा के वापस कर देंगे। दूसरा, जिनके पास है नहीं, मशीन भी नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं है चलाने के लिए,
तो वो सीधे वहां पर फोन करेंगे, ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ वो आ जाएगा और दोनों का किराया अलग अलग है। तो वो जब खेतों में काम हो जाएगा तो वो वापस हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पर थोड़ा शुल्क देना होगा जो कि निर्धारित किया होगा आपके क्षेत्र के कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा। तो देखिए रामचरण जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। और इसी तरह एक और दर्शक ने हम तक अपना ईमेल पहुंचा दिया जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश से राजू जी ने मेल भेजा है और डॉक्टर त्रिपाठी आपके लिए है। लिख रहे हैं कि मसूर में पानी में कब कब लगाऊं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मसूर में वैसे तो मसूर में बहुत ज़्यादा पानी लगाने की आवश्यकता होती नहीं है, ज़्यादातर जो है रेनफेड में किया जाता है। लेकिन अगर सिंचाई का साधन हमारे पास है तो वानस्पतिक ग्रोथ जो फूल आने से पहले की जो अवस्था है, करीब करीब 45 से 50 दिन की अवस्था पे, उस समय आप पानी लगा दें अगर आपके पास पानी है। और दूसरा पानी फिर आप लगाएं जब जो इसमें फलियां बनने लगे, मतलब फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं लगाना है, फूल आने की अवस्था पे नहीं लगाना है। जब फलियां बनने लगे, दाने बनने लगे फलियों में, उस समय आप एक हल्का पानी लगा दें, तो इससे हमारा उत्पादन अच्छा होगा। और अगर आपके पास पानी का साधन है तो आप जोश लगाइए जी। बिल्कुल। और बरसात में जैसे कि अगर पानी, ये जाड़े में अगर पानी हो जाता है, बरस जाता है, तो पानी लगाने की फिर आवश्यकता नहीं होती है इसमें। बिल्कुल। तो देखिए आपका जो सवाल था राजू जी, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया, ज्यादा पानी लगाने की जरूरत नहीं है। एक और मेल हमारे पास आ गया मध्य प्रदेश से श्याम सुंदर जी का, और डॉक्टर त्रिपाठी ये भी आपके लिए ही है। ये लिख रहे हैं कि चने में जो है पीलापन सा आ रहा है, 50 दिन की हो गई है फसल, क्या कहेंगे? क्या पीलापन किस वजह से हो सकता है? क्या किसी पोषक तत्व की कमी या फिर कोई बीमारी? पीलापन जैसे कि अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो उस वजह से भी हो सकता है, या पानी अगर ज्यादा लग जाता है उस वजह से भी पानी आता है। आप इसमें जो हमारा जो एक फंगिसाइड है, फफूंदीनाशक दवा मैंकोजेब का, करीब 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे आप कर सकते हैं अपने सावधानी के लिए। तो इससे आपका पीलापन जहां तक हो जाएगा दूर हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस दवा का इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। देखिए लगातार हमारे दर्शकों ने हमें ईमेल करना शुरू कर दिया है। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप ईमेल कीजिए। एक बार दोहरा देती हूँ आपके लिए ईमेल आईडी, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप हमें ईमेल कीजिए, अपनी समस्याएं हमसे साझा कीजिए। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है हमारी ईमेल आईडी। इसी के साथ हम हमारी चर्चा की यहाँ पर जो शुरुआत है आगे बढ़ा लेते हैं, इसको जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी आपके पास से आना मैं चाहूंगी। आपने शुरुआत में कहा था कि इस समय की हम बात करें तो चने में कीट और बीमारियां भी लग जाती हैं, तो कीटों के बारे में सबसे पहले आप जिक्र करें। देखिए, जैसे कि चना है या मसूर है, इस समय जो थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है और तापमान कम हो रहा है, तो इसमें जैसे कि माहू की भी समस्या आ सकती है। बिल्कुल। तो माहू के लिए अगर थोड़ा सा या चने में जैसे जिन किसान भाइयों का फसल 30 दिन की हो गया है, 30 दिन के ऊपर हो गया है, तो उसमें आप जो एक प्रिकॉशनरी हम जो है दवा डाल सकते हैं, जो हमारा इमामेक्टिन बेंजोएट करके आता है 5% का, ये करीब 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर 200 लीटर पानी में घोल बना करके इसका जो है अगर स्प्रे कर देते हैं तो चने में जैसे बहुत सारे जो है इल्ली हैं या जो है माहू है उसके ऊपर भी कंट्रोल करेगा। तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये कीट जो है समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सतर्क रहना होगा। एक और हमारे पास मेल आ गई है राजस्थान से रामधर जाट जी की। बता दें, इन्होंने लिखा है कि चने में उखटा रोग की समस्या है। डॉक्टर त्रिपाठी आप ही के लिए ये सवाल, क्या कहेंगे? उखटा रोग बहुत गंभीर समस्या हो जाती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उखटा रोग की जहां तक बात है, इसको शुरू में जब हम बुआई करते हैं उसी समय हमको अपने बीज का उपचार और अपने भ्रूण का उपचार दोनों करने की हम लोग सलाह देते हैं। बीज उपचार के लिए जैसे कि जो हमारा फफूंदीनाशक है या कार्बेंडाजिम है या ट्राइकोडर्मा जो जैविक फफूंदीनाशक है, उसके द्वारा हम लोग कहते हैं कि इसको आप बीज को उपचारित कर लीजिए। और भूमि को भी उपचारित करने के लिए हम लोग कहते हैं कि भूमि को भी उपचारित कर लीजिए। 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके और रख देते हैं 1 हफ्ता पहले, और जब बुआई करने का समय आता है 1 हफ्ते बाद, फिर उसमें हम खेत में उसको मिला देते हैं। तो इससे जो है हमारा जो उखटा की समस्या का ज़्यादातर समाधान हो जाता है। जब खेत में अब जो है इस समय जैसे समस्या आ रही है, अगर सूखने लगता है करीब 45-50 दिन के बाद, जो बहुत सारे हमारे चना है या मसूर में भी ये समस्या आती है, सूखने लगता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा हम कोई इसमें दवा का, क्योंकि इसको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। अगर जो है किसान भाई लाइन में बो रखा है तो जो हमारा जो नैपसेक स्प्रेयर वगैरह है उसके द्वारा हम अगर उसके जड़ में
कार्बेंडाजिम जो आता है करीब 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेकर करके, और उसको घोल बना करके अगर हम ड्रेंचिंग कर सकें, जड़ों में अगर हम उसका प्रयोग कर सकें तो उससे कुछ फायदा होगा। तो ये है कि उकठा के लिए आपको शुरू में ही, बुआई के समय ही थोड़ा सा, और कुछ जो हमारे जो विल्ट रेसिस्टेंट जो वैरायटियां हैं उनका सिलेक्शन करने की जरूरत है, और शुरू में ही आप बीज उपचार और भूमि उपचार करके ही बुआई करें। बिल्कुल। तो रामधर जी, जो उकठा रोग की समस्या होती है उसका समाधान पहले ही करना होता है। हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है किस तरह से प्रबंधन करना है, विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचा दी गई है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे विशेषज्ञ जो भी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं उससे आप संतुष्ट होंगे, और ऐसे ही आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लगातार बात कर रहे हैं चना मसूर की देखभाल और रबी फसलों में कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113-060, 1800-113-061। ईमेल आईडी आपको बता देते हैं hellokisan2015@gmail.com। आप इन दोनों ही माध्यमों के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ, और लगातार हमारे जो दर्शक हैं हमें ईमेल कर रहे हैं आज, तो कोई बात नहीं, हम लाइन बाय लाइन उनको शामिल भी कर रहे हैं। कानपुर से के किशन चंद जी ने हमें मेल भेजा है कि मशीनों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो कहां जा सकते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहू? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जागरूक किसान हैं आप। तो मशीन के ऊपर अगर प्रशिक्षण लेना है तो आपकी नज़दीक जो भी कृषि अभियांत्रिक कॉलेज है उनसे जा करके मिलिएगा, वो जरूर आपको सलाह देंगे। नहीं तो आपकी पूरे सारा भारत में जगह जगह पर आपकी जो प्रशिक्षण के लिए कई सारे केंद्र खुला गया है जी। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनका भी कृषि विज्ञान केंद्र में भी आपकी जो SMS इंजीनियरिंग के SMS भी रहते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, वो भी आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। पर सबसे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो आपकी कृषि अभियांत्रिक कॉलेज है आपके नज़दीक जो भी है उनके साथ ज़रा बातचीत कीजिएगा, वो आपको अच्छी तरीके से सलाह दे देंगे। नहीं तो हम पूसा में भी इसी तरीके का ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं, पर जो कोई भी ट्रेनिंग का करने के लिए जो आने जाने का खर्चा वगैरह लगता है वो किसान भाई खुद ही अगर उसको बहन कर लेते हैं तो
आ सकते हैं और हमसे कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो किशन चंद जी, कहाँ का रुख करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से एक मेल आ गया है संदीप परिहार जी का, और डॉक्टर त्रिपाठी ये मेल आपके लिए है। इन्होंने पूछा है कि चने में कटवर्म की समस्या है, इसके नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कटवर्म के लिए जहाँ तक है कि हमारा जो चने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जो हमारे कुछ कीट हैं, चाहे वो वाइट ये आपका फली वेदक है या कटवर्म है, इसके लिए आप जो साइपरमेथ्रिन जो दवा है, पहली बात तो जैविक कीटनाशी का भी जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की बात की जा रही है, जैविक खेती प्राकृतिक खेती की भी बात की जा रही है जी। तो इसके लिए भी बहुत सारे जो हमारा दवाइयाँ हैं, जो जैविक कीटनाशी दवाइयाँ हैं, चाहे वो NPV हो या PT हो, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रासायनिक अगर ज़रूरत है करने की, ज़्यादा क्षेत्र में आपने लगा रखा है, तो इसमें आपका साइपरमेथ्रिन जो दवाई आती है 25% का, इसका 250 ग्राम 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और करीब 500 लीटर पानी में इसका आप जो स्प्रे कर सकते हैं कटवर्म के लिए। बिल्कुल। तो क्या करना है संदीप जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और एक ऐसी ही मेल हमारे पास और आ गई है अजमेर से, राजस्थान से पृथ्वीराज जी ने मेल भेजी है। डॉक्टर साहू, ये आपके लिए है। मशीन खरीदनी है तो कोई सब्सिडी मिलेगी क्या? मशीन खुद खरीदना ही चाहते हैं तो इसके लिए क्या सरकारी मदद मुहैया करवाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। मशीन जो है आपकी सब्सिडी ही मिलती है, भारत सरकार के तरफ से सब्सिडी का इंतजाम है, पर उसके लिए आपको वहाँ के जो जिला अधिकारी है, कृषि का जिला अधिकारी है, उनके साथ आपको मिलना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कौन सी मशीन पर सब्सिडी उपलब्ध है। ऐसे नहीं है आप जो रिसर्च में जो मशीन है उसके ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी। आपकी राज्य सरकार ने कुछ मशीनों के लिए सब्सिडी का उन्होंने घोषणा की होगी, वो आपको पता करना पड़ेगा और सब्सिडी मिल जाती है। और आजकल कई राज्यों में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कहते हैं, सीधे खाते में आपकी सब्सिडी पहुंचा दिया जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर ये भी सुविधा है, लेकिन उसके लिए आप कृषि जिला अधिकारी जो हैं उनसे एक बारी मुलाकात जरूर कर लें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रकाश मीना जी ने हमें मेल भेजा है, लिखते हैं कि मसूर की जो फसल है 50 दिन की हो गई है, पहली सिंचाई कर दी है, लेकिन उसके बाद खरपतवार की समस्या आ गई है, क्या करें? तो क्या कहेंगे डॉक्टर त्रिपाठी आप? देखिए, खरपतवार के लिए जैसा कि अभी शुरुआत में भी हमारी चर्चा हुई थी, लेकिन शायद ये अभी जुड़े हों तो आप एक बार फिर से बता दें। इसमें निराई गुड़ाई जैसे हमने बताया था कि पहली निराई गुड़ाई 30 दिन पे और फिर जो है 50 से 60 दिन के अवस्था पे, तो आपने अभी सिंचाई की है, उसके बाद बहुत सारे खरपतवार निकलते हैं। तो इसमें आप जो निराई गुड़ाई, चाहे अगर उसमें लाइन से बोया है तो मशीन के द्वारा भी जो वीडर वगैरह है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो खुरपी की सहायता से आप जो है निराई जरूर करवा दें इसमें। बिल्कुल। तो देखिए, हाथों से ही आप निराई गुड़ाई कर लीजिए, यंत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक और मेल आई है हमारे पास पंजाब से, जितेंद्र जी ने ये मेल भेजी है, और डॉक्टर साहू आपके लिए है कि कटाई के लिए भी क्या कोई मशीन है? क्या कहेंगे, कटाई के लिए भी मशीनें यहाँ पर तैयार की गई हैं? पंजाब से किसान भाई अगर कटाई के लिए मशीन के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ताजुब हो रहा है, क्योंकि पंजाब में ऐसे बहुत सारे मशीन हैं, और कौन सी फसल की कटाई के लिए आपको चाहिए। देखिए, मैंने पहले कंबाइन की भी बात किया था, उसके बावजूद भी रीपर वगैरह भी पंजाब में बहुत चलता है, और रीपर ट्रैक्टर के साथ जुड़ा हुआ रीपर चलता है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड, और कुछ आपकी जो पावर टिलर ऑपरेटेड होता है, कुछ जो आपकी BCS करके एक है, वो आपकी रीपर बाइंडर नाम दिया जाता है, वो आपका काट के उसको बंडल बना के एक साइड में खड़ा कर देता है। तो ये कई सारे मशीन उपलब्ध है, और पंजाब में तो बहुत सारे मशीन की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लेकिन कुछ वर्ग होगा जिसे जो जागरूक नहीं होंगे, और हमें खुशी है कि कार्यक्रम के माध्यम से आज जानकारी उन तक भी पहुंची है। तो जितेंद्र जी, अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि मशीनें उपलब्ध हैं, कटाई के लिए भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। दौलत जी की मेल आई है हमारे पास, डॉक्टर त्रिपाठी आपके लिए है ये। इन्होंने पूछा है कि चने में दूसरा पानी हम कब लगा सकते हैं? देखिए, चने में
बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन तब भी अगर जो है हमारा और कभी कभी बरसात हो जाती है जाड़े में तो पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह है कि 2 पानी अगर हम वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था पे, फूल आने से पहले की अवस्था पे 1 पानी, और उसके बाद जब जो है फ्लावरिंग खत्म हो जाता है और फलियां बनने लगती हैं, फलियों में दाने बनने लगते हैं, उस अवस्था पे दूसरा पानी लगाने की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे उत्पादन को भी प्रभावित करता है। और अगर आप ये 2 पानी लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। एक और मेल आई है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से रवि यादव जी की। अच्छी मेल है जो आजकल के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है कृषि जगत की। अगर हम बात करें ड्रोन, डॉक्टर साहू ड्रोन के बारे में ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं। लिखते हैं कि ड्रोन लेने की प्रक्रिया क्या है और अगर मैं लेता हूं तो सरकार से मदद मिलेगी किसी तरह की? देखिए, अभी भी जो ड्रोन की इस्तेमाल जो है सरकार ने ऐसे खोल तो दिया है और उसका एक विधि भी बन गया है, पर फिलहाल जो प्राइवेट में अगर ड्रोन ले करके उसको करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है और जो DGCA से आपको अप्रूवल की भी ज़रूरत है और ड्रोन की जो पायलट ट्रेनिंग होती है वो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग भी आपको लेने की आवश्यकता है। उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। खरीद तो सकते हैं क्योंकि बाजार में जब उपलब्ध है आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, पर जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल, छोटे ड्रोन तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल आप शादी वगैरह में देखते होंगे छोटे ड्रोन, जो उसको अगर आपको फोटो खींचना है, इमेजिंग करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रोन का जो दूसरा इस्तेमाल होती है वो स्प्रे के लिए होती है और जल्दी स्प्रे किया जाए, और जैसे आपको अगर पेड़ पर स्प्रे किया जाए उसके लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल होता है। पर उसके लिए आपको ड्रोन खरीद सकते हैं, पर उससे पहले आपको लाइसेंस की आवश्यकता है और ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो पूरा लाइसेंस बनवाना होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको लेनी होगी, तभी आप ड्रोन का जो इस्तेमाल है आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं ड्रोन के इस्तेमाल के प्रति। यही बहुत अच्छी बात है कि आधुनिक खेती को वो अपना रहे हैं, आधुनिक यंत्रों को वो अपना रहे हैं। इसके साथ में एक चीज और भी कहना चाहूंगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र को ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है, बहुत जल्दी कई सारे कृषि विज्ञान केंद्र उनको ड्रोन मिल जाएगा। और जो नजदीक में अगर आपकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें अगर ड्रोन मिल गया है, आप पहले उनको अच्छी तरीके से देख ले और कितना काम कर रहा है, कैसे उसमें फायदा हो रहा है। क्योंकि आप इसको एंटरप्रेन्योर के जरिए अगर करना चाहते हैं, जैसे सिर्फ अपने लिए खरीद करके कोई फायदा नहीं है, आप उसको दूसरे के लिए इस्तेमाल करके कुछ कमाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो एक रोजगार का अच्छा जरिया, रोजगार का बहुत ही अच्छा जरिया बनेगा। बिल्कुल। तो आप एक पहले पूरी ट्रेनिंग ले लीजिए, लाइसेंस ले लीजिए, और ड्रोन खरीद रहे हैं, अपना तो आप काम कीजिए ही, साथ ही आप दूसरों को भी उपलब्ध करवाइए। आपके लिए अच्छी आमदनी का जरिया भी ये बन सकता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से रेणु जी की मेल है, चने में उखटा रोग की समस्या का समाधान बताएं। डॉक्टर त्रिपाठी आप बता चुके हैं, लेकिन हमारे दर्शक ने दोबारा पूछा है तो आपसे चाहेंगे आप बताएं। देखिए, उखटा रोग के अभी जैसे मैंने बताया कि पहली बात तो आप बुआई से पहले ही बीज उपचार कर लीजिए और भूमि उपचार कर लीजिए। बीज उपचार के लिए जैसे कि जो दवा आती है कार्बेंडाजिम है जो रासायनिक है, और जो ट्राइकोडर्मा है वो जैविक फफूंदीनाशक है। 5 ग्राम जो है आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं या 2.5 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। प्रति किलो बीज के हिसाब से जितना बीज आपका लगेगा हेक्टेयर में, उस हिसाब से आप बीज को उपचारित करके बोएं। और इसी के साथ साथ आप भूमि का उपचार भी करें। भूमि उपचार करने के लिए यह है कि आपको थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा लेना है। ट्राइकोडर्मा लेकर करके और जो है 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसको आपको डालना है 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके, और बुआई से पहले ये आपको करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान से रोहताश जी की मेल आई है। इन्होंने पूछा है, डॉक्टर साहू, ट्रैक्टर खरीदने पर भी क्या मुझे सब्सिडी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, आपको ट्रैक्टर खरीदने में भी सब्सिडी मिल सकती है, पर फिर मैं वही चीज दोहराना चाहूंगा, आपको वहां की कृषि अधिकारी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्टर के लिए बहुत सारे लोग जो अप्लाई करते हैं सब्सिडी के लिए, वो उसके लिए लिस्ट बनाते हैं 1 साल में कितना सब्सिडी दिया जा सकता है, क्योंकि वो फिर वही निर्भर करता है कितना पैसा मिला है सरकार के तरफ से और कितने लोगों को सब्सिडी दिया जा सकता है। पर आप जरूर अप्लाई कीजिएगा और ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी आपको मिलेगा ही। बिल्कुल। तो देखिए,
सब्सिडी आपको मिल सकती है, लेकिन फिर वही बात कृषि जिलाधिकारी का यहाँ पर आप रुख कर लीजिए। एक और मेल आई है सागर मध्य प्रदेश से राम सिंह जी की। चने में झुलसा रोग की समस्या का क्या समाधान हो सकता है? डॉक्टर त्रिपाठी क्या कहेंगे? देखिए, झुलसा रोग की जहां तक बात है, झुलसा रोग में भी आप जो अभी हमने बताया था, जो मैंकोजेब है 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको 200 से लेकर के 300 लीटर पानी में घोल बना करके इसको स्प्रे कर दें तो झुलसा रोग की समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि देखा जाता है कि ब्राउनिश जो है पत्तियों पे आ जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं झुलसा में, तो अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो झुलसा रोग से आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल। तो झुलसा रोग अगर आपकी फसल में समस्या उत्पन्न कर रहा है तो इस तरह का समाधान आप अपना सकते हैं, इस दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी हद तक इससे नियंत्रण यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चने मसूर की देखभाल और रबी फसलों में कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, ईमेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। जी हाँ, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे और टोल फ्री नंबर भी है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारे दर्शक जो है हमें ईमेल कर रहे हैं, या कहूं बौछार हो रही है, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। राम लक्ष्मी जी का मेल आ गया है, लिखती हैं चने की जो फसल है सूख रही है, क्या कर सकती हैं? डॉक्टर त्रिपाठी क्या कहेंगे, चने की फसल सूख रही है? चने की फसल देखिए, जैसे कि विल्ट की जो समस्या बताई अभी आ रहा था कि जो है सूखने का जो विल्ट की समस्या आ जाती है, जो झुलसा की समस्या तो अलग है, विल्ट की समस्या जो उकठा की समस्या आती है वही आती है सूखने की। तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि पहले ही आपको बीज उपचार करके ही बुआई करना है, तो विल्ट की जो समस्या वही है। अब इसमें कोई ऐसा जो है दवा का स्प्रे करके हम उसको नहीं कर सकते हैं। अगर वो लाइन में बोए हैं तो वही उसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं स्प्रेयर के द्वारा। अगर जड़ों में कार्बेंडाजिम जो आता है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके 200 लीटर पानी में, तो इससे कुछ हद तक उनको फायदा मिल जाएगा।
जी बिल्कुल। तो क्या करना है राम लक्ष्मी जी, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और अगला जो मेल है डॉक्टर साहू आपके लिए है। महेंद्र सिंह जी का लिखते हैं कि गेहूं की कटाई के बाद के लिए रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, बट जो कटाई है वो ठीक से नहीं हो पाती, जिसके चलते सोयाबीन की बुआई सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो क्या कर सकते हैं? क्या कोई और यंत्र है जिससे खेत की मिट्टी में ही जो अवशेष है वो मिल जाएं? कटाई के लिए रोटावेटर की तो इस्तेमाल नहीं किया जाता। कटाई के लिए आपकी कंबाइन की इस्तेमाल होती है या रिपर की इस्तेमाल होती है। हाँ, उसके बाद जमीन तैयार करने के लिए आप जैसे रोटावेटर की बात कर रहे हैं, रोटावेटर की उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगी। आप उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर कंबाइन से अगर हार्वेस्टेड है उसके लिए आपको जो घोल फफूंदी का घोल उसमें डालना पड़ेगा, और साथ में मोल्ड बोर्ड प्लाव, डिस्क प्लाव, ये अगर चला के आप उसको मिट्टी को पलट देंगे तो फिर वो सड़ जाती है, जो आपकी पराली जो है वो सड़ जाती है। उसके बाद आप जो सोयाबीन की बुवाई वगैरह है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं आपको, मध्य प्रदेश से हैं आप, वहाँ एक कृषि अभियांत्रिक का जो संस्थान है वो भोपाल में स्थित है, और वो लोगों के पास आप जाए, वो जरूर आपको बहुत ही सलाह देंगे, अच्छी तरीके से सलाह देंगे। और रही रोटावेटर की, इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोटावेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो गलत कृषि यंत्र का आप इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर, किसका करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। जितेंद्र मीना जी का मेल आया है गुना से, और इन्होंने लिखा है कि मसूर की जो फसल है 45 दिन की हो गई है, उसकी बढ़वार को और बेहतर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए किस तरह की दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बढ़वार की बात है तो कुछ बाजार में कुछ या ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स टाइप भी हैं, पोषक तत्व के, जिनका प्रबंधन करने की आवश्यकता है। तो जैसे अभी हमने शुरू में बताया था कि अगर फ्लावरिंग नहीं हुआ है, फूल अगर नहीं आया है, तो उसके पहले अगर बढ़वार कम हो रही है तो उसमें अभी हमने बताया कि जो 19-19-19 जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर भी है और अब दानेदार में भी आता है, उसका स्प्रे ये कर सकते हैं। और 1 किलो 1 एकड़ में या प्रति हेक्टेयर 2.5 किलो 200 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे किया जा सकता है। बिल्कुल। तो क्या करना है आपको जितेंद्र जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अगला मेल जो है उत्तर प्रदेश से आया है, ये हमारी महिला किसान का है। रानी जी ने ये मेल किया है। डॉक्टर साहू, ये आपके लिए है। खेती बाड़ी में मैं शुरुआत से ही अपने घर वालों के साथ लगी हुई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए भी क्या कोई कृषि यंत्र बनाया गया है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। हम तो पहले से शुरुआत से कोशिश यही करते हैं, जो भी यंत्र बने उसको महिला तो जरूर चला पाएं। उसके लिए बहुत प्रयास हुआ है, क्योंकि देखिए महिला और पुरुष में सिर्फ यही अंतर है, कभी हाइट का अंतर हो जाती है, कभी कितना पावर दे सकते हैं उसके अंतर होती है। कोशिश यही रहती है कोई भी यंत्र बने उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी मशीन आपकी इसमें जा रही है, बेच रहे हैं, जो आपके चाहे राज्य सरकार हो या कोई आपके जो मैन्युफैक्चरर हो, कृषि यंत्र के मैन्युफैक्चरर हो, उस चीज को ध्यान रखते हैं। और महिलाओं के लिए कृषि यंत्र अच्छी तरीके से जैसे बनवाया जाए उसका प्रयास हो रही है। बिल्कुल। तो रानी जी, आपके लिए भी काफी कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एक और मेल आया है जगतपाल जी का। डॉक्टर त्रिपाठी आपके लिए है। लिखते हैं कि 5-6 साल से मैं चने की खेती कर रहा हूं। हर साल मैं 15 नवंबर से पहले इसकी बुआई कर लेता हूं, लेकिन इस बार मैंने 25 अक्टूबर के आसपास ही इसकी बुआई कर ली है, बिरानी बुआई करी है। तो पानी लगाने से पहले क्या पीजीआर का स्प्रे करना सही रहेगा? देखिए, 25 अक्टूबर जहाँ तक बुआई का सवाल है, ये तो सही समय पे आपने बुआई किया है चने का। तो पानी लगाने से पहले अगर खेत में नमी नहीं है तो कर भी सकते हैं, लेकिन यह है कि आप अगर पानी लगाने के बाद और फूल आने से पहले ही पानी आप लगाइए। फूल आने के बाद जो है पानी, और फूल आने से पहले ही आप इसका पीजीआर का स्प्रे करिए। फूल आने के बाद फिर कोई भी स्प्रे आप मत करिए। तो यह है कि अगर खेत में नमी है तो आप पीजीआर का कर सकते हैं, नहीं तो पानी लगाने के बाद करिए। पानी लगाने से पहले नहीं, पानी लगाने के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं, सही रहेगा आपकी फसल के लिए, बढ़वार के लिए। तो बिल्कुल इतनी अहम जानकारी हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचाई हैं, उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद दे देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हुए, आपने हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं जान लिया है आपने कि चने और मसूर की देखभाल आपको कैसे करनी है और कृषि यंत्रों का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। रबी फसलों की बात करें तो उनमें किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब हमारे अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा कृषि शिक्षा एवं रोजगार की संभावनाएं। इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं मशरूम की खेती के बारे में। तो दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। आपके पास कोई सवाल है पहले ही हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल जरूर करेंगे। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, साथ ही एक विशेष जानकारी और आप तक पहुंचा दें। हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आपको देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। हमारा आज का कार्यक्रम और तमाम हेलो किसान के एपिसोड्स आप देख सकते हैं, पुनः जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।